वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और उसी में हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ कर रहे हैं 2021 की। और इसमें आज हमारी 31 क्लास है, जिसमें हम फिर से 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं पेडागोजी के, जो 30 दिसंबर 2021 में पूछे गए। ये सीरीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो भी 2022 की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 में साइंस के लिए। अगर स्टार्टिंग से ये सीरीज़ नहीं देखी है तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप क्लास 1 पर पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले कंटेंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसके बाद ये लास्ट में अब हम पेडागोजी के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी अब हमारे जो है सीरीज़ ये जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। चैनल का नेम चेंज कर दिया गया है क्विक स्मार्ट टिप्स से क्विक साइंस, ताकि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको देखने में बहुत इजी हो, क्योंकि सारा कंटेंट ही चैनल पर साइंस का है, तो इसलिए नेम जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो कोई इशू मुझे लगता नहीं है इससे होगा। क्विक साइंस से अब आप जो है चैनल को सर्च कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बना, हिस्टोरिकल वैलिडिटी इन साइंस कैरिकुलम रेफर टू। हमको बताना है कि विज्ञान के पाठ्यक्रम में जो ऐतिहासिक वैधता है वो क्या इंगित करती है। देखिए, ऐतिहासिक वैधता, हिस्टोरिकल वैलिडिटी जब भी आ जाए तो यहाँ पर साइंस में कॉन्सेप्ट ये होता है कि हिस्ट्री क्या है, पास्ट। तो पास्ट में साइंस कैसे विकसित होती चली आ रही है, और वही हम कनेक्ट करते हैं कैसे, हिस्ट्री से। जैसे हम देखते हैं कैसे पहिए के आविष्कार से आज हम एरोप्लेन, बड़ी बड़ी मशीन तक आ चुके हैं। तो वो क्या है, हिस्टोरिकल वैलिडिटी ऑफ साइंस ही है कि किस तरह से साइंस ने जो है समय के साथ जो है वो विकास किया है। तो ये याद रखेंगे, हिस्टोरिकल वैलिडिटी आपका होता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट सूटेड आंसर होगा वो अब हमको देखना है। एंगेजमेंट ऑफ लर्नर इन मेथड ऑफ साइंस दैट लीड टू द जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। ये पॉइंट सही है, लेकिन इस पॉइंट का हिस्टोरिकल वैलिडिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। विज्ञान की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों का जुड़ाव, जिससे विज्ञान का ज्ञान उत्पन्न हो, ये सेकंड ऑप्शन क्या है, यह सम्मिलित करना कि किस प्रकार समय के साथ विज्ञान की संकल्पनाएं जो हैं वो विकसित होती हैं, यही आपका हिस्टोरिकल वैलिडिटी होता है। इंक्लूजन ऑफ हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व ओवर टाइम, समय के साथ कैसे संकल्पनाएं विकसित हुई हैं, यही हमारी ऐतिहासिक वैधता होती है साइंस में। तो ऑप्शन सेकेंड ही जो है वो यहाँ पर हमारा बिल्कुल आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शन भी देख लेते हैं। एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर एज द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर, बिल्कुल ये पॉइंट सही है कि जो हमारा कंटेंट होना चाहिए, जो हमारा करिकुलम होना चाहिए, जो हमारी पाठ्य सामग्री होनी चाहिए, वो बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार ही होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। इंक्लूजन ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू चाइल्ड लोकल एनवायरनमेंट, बिल्कुल ये पॉइंट पॉजिटिव है, लेकिन इससे कनेक्शन नहीं है। बच्चों के स्थानीय पर्यावरण से संबंधित विषय वस्तु को सम्मिलित करना साइंस में यही होता है, ताकि वो इजीली बच्चे को समझ में आ सके। बट हिस्टोरिकल वैलिडिटी पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, अ टीचर को डेवलप स्टूडेंट्स हाइपोथेसाइजिंग प्रोसेस स्किल बाय। ये जो बच्चे की परिकल्पना की प्रक्रिया कौशल है, इसका अगर विकास करना है ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सोच सके, तो वो एक शिक्षक कैसे कर सकता है वो हमको बताना है। देखिए, कुछ ऑप्शन हमको यहाँ पर बाहर करने होंगे, जैसे हेल्पिंग स्टूडेंट इन क्लैरिफाई देयर क्वेश्चन। इससे बच्चों के अंदर जो हाइपोथेसाइजिंग स्किल है वो डेवलप नहीं होगी। अगर टीचर ही उनके क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर देगा तो बच्चे तो सोच ही नहीं पाएंगे, तो ये ऑप्शन बाहर। टेकिंग स्टूडेंट क्वेश्चन सीरियसली नहीं एंड आंसरिंग देम, बच्चों के क्वेश्चन को सीरियसली लेना और उनको आंसर करना नहीं, इससे बच्चे की परिकल्पना कहाँ विकसित होगी, वो नहीं होगी। हाइपोथेसिस प्रोसेस स्किल जो है वो बच्चे का डेवलप नहीं होगा। लिसनिंग टू अकाउंट ऑफ स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन, बच्चे की जो ऑब्जर्वेशन है, बच्चा जो सोच रहा है उसको क्या करना है, उसको सुनना है नहीं। अभी तो हमें परिकल्पना क्या है, विकसित करना है, ना कि उसके जो ऑब्जर्वेशन है, जो उससे उसने निष्कर्ष निकाले हैं उनको सुनना है। हमें परिकल्पना विकसित कैसे करनी है वो हमको यहाँ पर बताना है। परमाणु की रोशनी के संभावित स्पष्टीकरणों की जांच के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, इसी से क्या होगा, बच्चे की जो हाइपोथेसाइजिंग पावर है, जो सोचने की क्षमता है वो विकसित होगी। कि हम बच्चे को एनकरेज करेंगे, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू चेक द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन अगेंस्ट एविडेंस, मतलब
जो कॉन्क्लूजन, जो निष्कर्ष, जो एविडेंस आया है, उसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, उस एक्सप्लेनेशन को चेक करना, ये देखना कि अच्छा ये निष्कर्ष क्यों निकल कर आया, ऐसा ऐसा क्यों हुआ, उस एक्सप्लेनेशन को जांचना। उस चीज़ को जब बच्चे करेंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं सोचेंगे और देखेंगे कि अच्छा ये एक्सप्लेनेशन की जगह हम ये चीज़ भी कर सकते थे। तो वहाँ पर बच्चों की जो हाइपोथेसिंग स्किल है, जो सोचने की, परिकल्पना करने की जो शक्ति है, जो स्किल है, जो कौशल है, वो कहीं ना कहीं विकसित होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बेस्ट सूटेड आंसर होगा कि प्रमाणों की रोशनी में जो संभावित जो स्पष्टीकरण है, उन स्पष्टीकरण की बच्चे क्या करेंगे, जांच करेंगे, और तभी वो 10 तरह की बातें जो है वो सोचेंगे कि नहीं ये एविडेंस गलत है, या इस एविडेंस में और मॉडिफिकेशन हो सकता था। इस तरह की चीज़ों से बच्चों का जो परिकल्पना कौशल है वो कहीं ना कहीं विकसित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। Next question 3. A group of students was asked by their teacher to observe a small organism in its natural habitat and share their question about the organism with other group member. This could हेल्प द स्टूडेंट, मतलब किस में हेल्पफुल होगा ये हमको बताना है। शिक्षक ने क्या करा, विद्यार्थियों को किसी छोटे प्राणी और उसके जो प्राकृतिक वास है उसका अवलोकन कर उसके विषय में अपने प्रश्न जो हैं अपने समूह के साथियों के साथ साझा करने को कहा। यह मदद कर सकता है किस में, सपोज आप टीचर हैं, आपने ग्रुप में बच्चों को बैठाया और उनसे कहा कि आप ये चीज़ करिए, और उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे मत पूछिए, आपस में ही क्या करें, अपने ग्रुप मेंबर के साथ शेयर करें। तो ये चीज़ें जो टीचर करा रहा है उससे ये किस में मददगार होंगी, किस में हेल्पफुल होंगी, ये हमको यहाँ पर बताना है। सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस बिल्कुल नहीं, बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाना, ये तो बहुत ही निगेटिव पॉइंट होता है, हम पढ़ते हैं CDP में। सेलेक्ट द स्टूडेंट टू नो हु नो ऑल द आंसर, ये भी मतलब पर्टिकुलर बच्चों को हमें सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हम बल देते हैं किस पे, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उस पर बल देते हैं। उन विद्यार्थियों का चयन करने में जिन्हें सभी उत्तर ज्ञात हों, ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। तो ए और बी तो हमारे आंसर होंगे नहीं। अब जब ए और बी आंसर नहीं होंगे तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक बाहर हो गया। तो जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। मतलब हेल्प स्टूडेंट रियलाइज दैट दे आर नॉट द ओनली वन हु डू नॉट नो, शिक्षार्थियों को यह समझने में कि वह केवल वे ही नहीं है कि जिन्हें उत्तर ज्ञात है। जैसे बच्चे अपने आप को ही वीक समझते हैं, लेकिन जब वो ग्रुप में डिस्कशन करेंगे दूसरों से तो उनको पता चलेगा नहीं और भी बच्चे हैं जिनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, इकलौता मैं ही ऐसा नहीं हूँ। तो इससे जो बच्चों को लगता है कि मैं ही वीक हूँ, वो चीज़ बच्चे के अंदर से ख़त्म होगी। तो ये पॉइंट पॉजिटिव है। इस तरह की चीज़ें से टीचर जब करेगा तो बच्चे की जो हिचक है वो ख़त्म हो जाएगी। रिफाइन देयर एक्सप्रेशन बाय एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन टू अदर, दूसरों को प्रश्न समझाकर उनकी जो अभिव्यक्ति है उसको क्या होगा, परिष्कृत करने में। मतलब रिफाइन देयर एक्सप्रेशन, जब वो दूसरे बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, अपने ग्रुप में क्वेश्चन को साझा करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो उनकी एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्रेशन की स्किल है वो कहीं ना कहीं रिफाइन होगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर यही फोकस हो रहा है कि बच्चे की जो हिचक है, बच्चा जो हेजिटेट करता है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। वो अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना सीख जाएगा, क्योंकि बच्चा टीचर के सामने एक्सप्रेस करने से डरेगा, जबकि अपने दोस्त के सामने अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा। और यहीं ना कहीं वो जो उसकी स्किल है वो डेवलप, वहाँ पर वो रिफाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर C और D पॉइंट सही है, मतलब ऑप्शन 3 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4. द फ्लोइंग क्वेश्चन वॉज गिवन बाय अ टीचर ड्यूरिंग अ क्लास टेस्ट। तो विच ऑफ द फ्लोइंग कॉग्निटिव डोमेन इज एसेस्ड इन द अबव क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया गया था किसमें, क्लास के टेस्ट में। कक्षा परीक्षा के समय शिक्षक ने निम्न प्रश्न दिया था, तो हमको बताना है किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उपरोक्त प्रश्न से मूल्यांकन हो रहा है। ये हमको यहाँ पर आंसर दिया है। क्वेश्चन टीचर ने क्या दिया टेस्ट में, द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट मीन्स, किसी गतिशील वस्तु की चाल का अर्थ क्या होता है, और 4 ऑप्शन दे दिए। हाउ फार इट गोज, हाउ मच फोर्स इट हैज़, हाउ लॉन्ग इट गोज ऑन मूविंग, हाउ फार इट गोज इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब 4 ऑप्शन दिए कि कितनी दूरी तक जाएगा, कितना बल है उसमें, कितनी कब तक गतिमान रहेगी, नियत समय के अंतराल में कितनी दूरी पर जाएगी। तो यहाँ पर टीचर इस
क्वेश्चन से कौन सा कॉग्निटिव डोमेन जो बच्चे का है वो एसेस करना चाहता है, किस चीज़ का मूल्यांकन करना चाहता है टीचर यहाँ पर, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे की जो समझ है वो जांचना चाहता है कि बच्चे को इस टॉपिक के बारे में पता भी है या नहीं, या उसको पता भी है कि स्पीड क्या होती है, चाल क्या होती है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन, सिंथेसाइज, एनालाइज, अनुप्रयोग तो वो कुछ कर नहीं रहा, संश्लेषण कुछ हो नहीं रहा, विश्लेषण कुछ हो नहीं रहा, पर्टिकुलर एक 4 ऑप्शन में से एक आंसर बताना है। तो कहीं ना कहीं जो उसकी समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो टीचर यहाँ पर जानना चाहता है कि बच्चे को पता भी है कि स्पीड जो है वो क्या है एक मूविंग ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या होती है, हाउ फार इट गोज़ इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। क्योंकि हमको पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, नियत समय में, एक निश्चित समय में कितनी दूरी तय की, वो हमारी चाल यहाँ पर आ जाएगी। तो यही यहाँ पर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, समझ को वो जानना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, which of the following must be considered by a teacher while planning science activity for a group। किसी समूह के लिए विज्ञान के क्रियाकलापों की योजना बनाते हुए किसी शिक्षक को निम्न में से किस पर विचार अवश्य करना चाहिए। देखिए, जब एक टीचर क्या कर रहा है, साइंस एक्टिविटी जो है वो ग्रुप के लिए प्लान कर रहा है, तो वो क्या सोचकर, क्या जो कंसिडर है टीचर को करना चाहिए, वो हमको बताना है यहाँ पर कि किस पर विचार करना आवश्यक है टीचर को, वो यहाँ पर ऑप्शन हमें सेलेक्ट करनी है। दे मस्ट इवॉल्व यूज़ ऑफ एवरीडे मटेरियल एंड इक्विपमेंट। बिल्कुल, जो साइंस है उसको हमें एनवायरनमेंट, नेचर, एवरीडे लाइफ की जो चीज़ें हैं उनसे कनेक्ट करते हुए बच्चों को पढ़ाना है। उनमें दैनिक जीवन की सामग्री और उपकरण का ही उपयोग हो, बिल्कुल ये चीज़ होनी चाहिए। तो ए यहाँ पर पॉजिटिव है, और ए पॉजिटिव हमको 3 ऑप्शन में दिख रहा है, तो इन तीनों में से हमारा जो है वो आंसर है। दे कुड बी प्लान्ड एंड कैरिड आउट बाय स्टूडेंट इन अ वैरायटी ऑफ वे। बिल्कुल, उन्हें विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार से योजनाबद्ध और संपन्न किया जा सके, क्योंकि ग्रुप में एक्टिविटी हो रही है, तो एक्टिविटी में बच्चे अपने अपने अलग जो हैं वो वहाँ पर तरीके सोचेंगे, ऐसा थोड़ी कि पर्टिकुलर एक तरीका ही फॉलो करेंगे। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर पॉजिटिव है, ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। दे शुड नॉट इवॉल्व ए ग्रेट डील ऑफ डिस्कशन अमंग स्टूडेंट। देखिए, जब भी कोई एक्टिविटी होती है ग्रुप में तो वहाँ पर डिस्कशन होता है, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तभी तो बच्चे किसी कॉन्क्लूजन, किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। उनसे विद्यार्थियों के विचार विमर्श करने की अधिक गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ये नेगेटिव पॉइंट है। तो सी कभी भी नहीं होगा, तो सी नहीं होता तो ये 2 ऑप्शन तो पहली बाहर हो जाती है। इस तरह से भी हम, इस तरह की अप्रोच से भी अपने आंसर पर पहुंच सकते हैं। स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। विद्यार्थियों को चरण दर चरण निर्देश देना चाहिए, नहीं वो तो यहाँ पर डेमो करता है जब टीचर, तब चीज़ें बोलता है कि स्टेप बाय स्टेप एक्सपेरिमेंट में कुछ बता रहा है टीचर, नहीं, यहाँ पर टीचर एक्टिव नहीं है। ये काम, ये जो निर्देश स्टेप बाय स्टेप दिए जाते हैं वो तब होते हैं जब टीचर एक्टिव होता है। लेकिन जब हम कोई साइंस की एक्टिविटी करा रहे हैं तो वहाँ पर बच्चा एक्टिव होगा, बच्चा जो है मेन होगा, तो चीज़ें बच्चे द्वारा होंगी। आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे स्टेप बाय स्टेप, तो उस एक्टिविटी कराने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर। तो इसलिए सी और डी जो है नेगेटिव पॉइंट है, ए और वी जो है वो पॉजिटिव पॉइंट है। जो टीचर को ध्यान में, जब टीचर एक एक्टिविटी प्लान करता है तो वो इन चीज़ों को ध्यान में रखता है कि बच्चे जो हैं डेली लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको देखें, और जो उस सॉल्यूशन को करने के मल्टीपल तरीके हैं वो चीज़ें वहाँ पर करें। तो ए और बी जो है पॉजिटिव, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो एग्जाम में बना, जेंडर रेस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस कुड एंटेन विच ऑफ द फ्लोइंग। कि हम कक्षा में विज्ञान में जेंडर संबंध शिक्षण शास्त्र में निम्न में से क्या सम्मिलित कर सकते हैं, ये हमको बताना है कि जेंडर को हमें इक्वल दिखाना है, तो उस तरह की पेडागोजी होनी चाहिए। तो उसमें क्या आएगा, गिविंग मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू गर्ल, ये तो बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है कि ज़्यादा जो अवसर हैं वो लड़कियों को देना, ये तो निगेटिव हो गया। और जब ये निगेटिव पॉइंट है तो ये दोनों ऑप्शन हो गए बाहर। यूजिंग जेंडर सेंसिटिव रिसोर्सेज इन क्लासेस, ये पॉजिटिव पॉइंट है कि कक्षा में जो जेंडर संवेदनशील संसाधन है उनका उपयोग करना, मतलब कुछ इस तरह के उपकरण लेना कि जिसमें ये चीज़ें दिखे कि लड़के लड़की दोनों बराबर हैं, है ना। तो इस तरह के जेंडर जो संवेदनशील संसाधन है वो हमें यूज़ करने चाहिए, तो उनसे हमको दिखेगा कि लड़के लड़की जो हैं वो बराबर हैं, इक्वल हैं। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, बी पॉजिटिव पॉइंट है। और बाकी देखते हैं सी में क्या है, विज्ञान में रूढ़ी जो वादिताएं के विषय हैं उनमें विचार विमर्श करना, बिल्कुल इससे कहीं ना कहीं जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है वो ख़त्म होगी। डिस्कसिंग स्टीरियोटाइप अबाउट साइंस, विज्ञान को लेकर जो बच्चे स्टीरियोटाइप सोचते हैं कि जैसे लड़कियां बहुत बड़ी साइंटिस्ट
नहीं बनती हैं, इस तरह की चीज़ें हैं तो वो डिस्कस करनी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं वो जो जेंडर भेदभाव है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। तो सी पॉइंट भी यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है और बी और सी हमको ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं यही हमारा जो है वो आंसर होगा। बाकी अरेंजिंग रेमेडियल क्लासेस फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेटली, कि जो लड़के हैं और लड़कियां हैं उनके लिए पृथक रूप से उपचारिक कक्षाओं की व्यवस्था करना, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, जो कक्षा है ना वो हमेशा कोएड ही होनी चाहिए। बहुत से स्कूल हैं जहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स अलग पढ़ते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उस केस में क्या होता है, लड़के लड़कियों को लेकर गलत सोचने लगते हैं कि लड़कियाँ ऐसी नहीं होती, लड़कियाँ वैसी होती, सेम ऐसी लड़कियाँ सोचने लगती हैं कि जो लड़के होते हैं वो अच्छे नहीं होते। तो उनके एक आप देखेंगे कि वो जो अलग अलग पढ़ते हैं ना, वो लड़के लड़कियों को लेकर ना बहुत डिफरेंट सोचते हैं, और उनकी जो हेजिटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है आपस में टॉक करने में। लेकिन कोएड में क्या होता है, जब वो साथ पढ़ेंगे तो लड़के और लड़कियां दोनों देखेंगे कि अच्छा हम तो सब बराबर हैं, वो भी उतना ही इक्वल पार्टिसिपेट कर रही हैं चीज़ों में, हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जो जेंडर स्टीरियोटाइप है वो बच्चों की ख़त्म होगी। तो कभी भी जब अलग अलग बातें आ जाती हैं तो वो वैसे भी सही नहीं होती। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उस पर बल दिया जाता है, तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव पॉइंट है। तो बी और सी हमारे सही होंगे, मतलब ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इसको देखने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको 2011 से 2019 के साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि 2021 में क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन जब आप 2011 से 19 के पेडागोजी देखेंगे साइंस के, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन जो है वो थोड़े हाई लेवल थे। तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप 2011 से 2019 की क्लासेज में पहुँच जाएंगे, तो वो क्लासेज भी ज़रूर देख कर जाएँ। क्वेश्चन क्या है 7th, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर एक असर्शन दिया है और उसके पीछे एक रीज़न, एक कारण दिया है। कथनों पर ध्यान दीजिए और सही विकल्प का जो है वो हमको यहाँ पर चुनाव करना है। अभिकथन हमको यहाँ पर क्या दिया है कि विद्यार्थियों की जो वैकल्पिक अवधारणाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ निदान है कि उनसे बारंबार कठिन प्रश्नों को हल करने का अभ्यास कराना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही निगेटिव पॉइंट है, असर्शन ही गलत है। द बेस्ट रेमेडी टू एड्रेस स्टूडेंट अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन बाय मेकिंग देम रिपीटेडली प्रैक्टिस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है उनको बार बार करने के लिए कहना, ये बहुत ही निगेटिव होता है कि बच्चों को बोला जाए कि इसी चीज़ को बार बार करते रहो, तो उससे कहीं ना कहीं जो उसकी खोज है, जो उसकी रिसर्च, जो एक्सपेरिमेंट की थिंकिंग है, जो साइंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो वो सब कहीं ना कहीं दब जाएंगी। तो यहाँ पर असर्शन ही गलत है, और असर्शन गलत है तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, तीनों के तीनों ऑप्शन बाहर होते हैं, क्योंकि तीनों ऑप्शन में ए को ट्रू बताया है, जबकि ए जो है वो यहाँ पर हमारा फॉल्स होगा। हमारा जो अभिकथन है वो यहाँ पर गलत है, तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा। बाकी हम रीज़न देख लेते हैं, इसका जो कारण है वो हम देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं कंस्ट्रक्ट इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड बेस्ड ऑन एवरीडे एक्सपीरियंस। बिल्कुल ये पॉइंट पॉजिटिव है, कारण सही है, लेकिन जो अभिकथन है वो गलत है कि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के आधार पर ही विश्व की अंतर्दर्शी समझ का जो है वो निर्माण करते हैं। साइंस में ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अभिकथन गलत है, लेकिन जो हमारा यहाँ पर कारण दिया है, जो आर दिया है, रीज़न दिया है, वो सही है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो एग्जाम में बना, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 ऑफ स्कूल वर ग्रुप्ड फॉर अ प्रोजेक्ट ऑन सॉइल। मतलब उनको ग्रुप कर दिया गया, प्रोजेक्ट दे दिया गया, किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर। कक्षा 7 के जो विद्यार्थी हैं उनको मृदा पर एक प्रोजेक्ट के लिए समूहबद्ध किया गया। ईच ग्रुप वॉज आस्क्ड टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन सॉइल सैंपल कलेक्टेड, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लेस ऑफ सॉइल कलेक्शन एंड इट्स फ्लोरा एंड फना। तो ये प्रोजेक्ट वर्क क्या इंडिकेट करता है, ये हमको बताना है। प्रत्येक समूह को एकत्रित मृदा के नमूने, मृदा एकत्रित करने का स्थान का परीक्षण और वहाँ की जो वनस्पति जात है, प्राणी जात है, उसको रिपोर्ट देने के लिए टीचर ने कहा। तो ये जो प्रोजेक्ट कार्य है ये क्या बता रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्यों टीचर करा रहा है, ये हमको बताना है। इंक्लूड ओनली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट आपको दिख ही गया होगा, केवल सैद्धांतिक पहलुओं को सम्मिलित करता है। यहाँ पर तो बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी स्किल जो है वो डेवलप्ड हो रही है, बहुत सारी क्रिएटिवनेस बच्चों के अंदर आ रही है। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। रिड्यूस टीचर्स बर्डन, यहाँ पर जो शिक्षक का भार है उसको कम कर रहा है, नहीं, शिक्षक इसलिए करा रहा है ये सब कि ताकि जो शिक्षक का भार है वो कम हो जाए, ये तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। हेल्पिंग इन स्कोरिंग मार्क, ये भी नेगेटिव मार्क है, अंक लाने में मदद करना। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। इंश्योर ऑथेंटिक असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों के
विश्वसनीय मूल्यांकन को सुनिश्चित करता है। बिल्कुल, टीचर यहाँ से क्या कर लेगा, बच्चे का जो रियल मूल्यांकन है, जो रियल असेसमेंट है, वो यहाँ पर वो कर पाएगा। वो देखेगा कि कितने बच्चे जो हैं वो खोजी हैं, कितने बच्चे एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, कितने बच्चे जो हैं अलग अलग आइडिया ढूंढते हैं, कितने बच्चों की जो रिसर्च स्किल है वो बहुत अच्छी है। वो सारी चीज़ें जो साइंस में इंपॉर्टेंट है और उसी के बेसिस पर मूल्यांकन करना है। वो इस एक्टिविटी के माध्यम से जब उसने प्रोजेक्ट वर्क दिया बच्चों को ग्रुप में, वो सारी चीज़ें वो बच्चों की कर पाएगा और जो रियल असेसमेंट है वो बच्चों का हो पाएगा। क्योंकि जो रियल असेसमेंट है, जो रियल मूल्यांकन है, वो किस पर निर्भर करता है, वो क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता, वो क्वालिटेटिव पर निर्भर करता है, मतलब बच्चों के गुण पर निर्भर करता है। और वो जो बच्चे के गुण हैं वो हमें इस एक्टिविटी से, जो ग्रुप में एक प्रोजेक्ट दिया गया है, वहाँ से हमको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। जो बच्चों का विश्वसनीय मूल्यांकन है वो सुनिश्चित करना है यहाँ पर टीचर का उद्देश्य। तो ऑप्शन 3 हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू साइंस। विज्ञान के विषय में यहाँ पर कौन सा कथन सही है, ये हमको यहाँ पर बताना है। पहला कथन क्या है यहाँ पर, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एम्प्लॉय सुपर नेचुरल फोर्सेज और एजेंट। ये तो बिल्कुल निगेटिव है कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या बताती हैं कि जो सुपर नेचुरल फोर्सेज होती हैं, जैसे हम बोलते हैं आत्माएँ होती हैं, भूत होती हैं, वो सारी चीज़ों को बताती हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल निगेटिव है। विज्ञान में स्पष्टीकरण जो है अलौकिक बलों और अभिकर्ताओं पर आधारित है। तो ये ऑप्शन हो गया बाहर। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या होती हैं, आर एम्फेरिकली ग्राउंडेड, लॉजिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये बिल्कुल सही है। जो विज्ञान में जो स्पष्टीकरण होते हैं वो अनुभव आधारित होते हैं, तथ्यपूर्ण होते हैं और सीधे जो हैं वो सपाट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बायस्ड नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सुटेबल हो रहा है कि साइंस की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर हमको दिख रही है इसमें। बाकी देखते हैं थर्ड ऑप्शन में भी, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन डू नॉट नेसेसरी रिक्वायर लॉजिक और एविडेंस। साइंस में ये सब चीज़ें चाहिए होती है और ये कह रहा है नहीं चाहिए होती हैं। तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है कि विज्ञान में स्पष्टीकरणों को तथ्य या प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विज्ञान में तथ्य और प्रमाण पर ही चीज़ें होती हैं। तो ये पॉइंट भी हट गया। हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू के विषय में जानने का विज्ञान सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। आप ये नहीं कह सकते कि साइंस ही बेस्ट वे है टू नोइंग अबाउट एवरीडे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी का हर एक पहलू जानने के लिए साइंस ही सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। तो जो सेकंड पॉइंट है वो हमें सबसे पॉजिटिव दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू साइंस, कि साइंस जो है वो जो एक्सप्लेनेशन होती हैं साइंस में वो क्या होती हैं, आपकी अनुभव आधारित होती हैं, तथ्यपूर्ण होती हैं, लॉजिकल होती हैं और आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। तो ऑप्शन सेकेंड हो गया यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इसको देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है दिल से कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, सच्ची अच्छा लगता है, तो उसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर करें। इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और मुझे लगता है बच्चे सपोर्ट करेंगे, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेप वुड प्रिसीड द रेस्ट इन एन इंक्वायरी बेस्ड क्लास। फिर से रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, बार बार आए हैं ये क्वेश्चन। in which the idea of adaptation in animal is to be introduced to student of class 7th। एक जांच आधारित कक्षा है जिसमें कक्षा 7 के जो छात्र हैं उनको पशुओं के अनुकूलन की संकल्पना से परिचय करवाना है। तो कौन सा चरण अन्य चरणों से पहले आएगा ये हमको बताना है यहाँ पर। और जब भी इंक्वायरी वाली क्लास आ जाती है, इंक्वायरी बेस्ड जांच पड़ताल कक्षा होती है, तो उसमें हम बच्चे को सबसे पहले एक ऐसी एक्टिविटी कराते हैं जो उसकी निजी ज़िंदगी, जो आसपास का एनवायरनमेंट है, उससे कनेक्ट करते हुए हम उस टॉपिक तक बच्चे को लेकर जाएं। वो चीज़ सबसे पहले कराई जानी चाहिए। यहाँ पर हम प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ द टर्म एडेप्टेशन। छात्रों को अनुकूलन पद की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करना, वो हम बहुत बाद में देंगे। सबसे पहले परिभाषा जो है वो हम बच्चे को नहीं बताएंगे। निगेटिव पॉइंट हो गया, हट गया। एक्सप्लोरिंग द स्टूडेंट टू एग्जाम्पल ऑफ नंबर ऑफ एनिमल विद वेरिड एडेप्टिव फीचर। ये हो सकता है बिल्कुल कि बच्चों को विभिन्न अनुकूलन आधारित लक्षणों के पशुओं के उदाहरण से सम्मुखीकरण करवाना। क्योंकि यहाँ पर हम देखिए एक्टिविटी कैसे करा सकते हैं, हम बच्चों को अलग अलग जगह नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पर टीचर क्या कर सकता है, मल्टीपल एग्जाम्पल दे सकता है बच्चों को टॉपिक समझाने के लिए। बच्चे से टीचर कहेगा, जैसे हम पोलर बियर के बारे में पढ़ते हैं कि वो बहुत ठंडे इलाके में पाया जाता है, उसके फर सफ़ेद होते हैं ताकि वो आसानी से शिकार कर सके, उसके जो पंजे होते हैं, क्लॉज होते हैं, वो नोकीले होते हैं ताकि वो बर्फ़ में फिसले ना। तो मतलब, और उसने जो पोलर बियर है वो उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने आप को उसने अडेप्ट कर लिया है, तभी उसके जो फर हैं वो सफ़ेद हैं ताकि वो आसानी से छुप जाए। तो इस तरह के मल्टीपल उदाहरण जो है वो टीचर देगा ताकि बच्चों को ये जो टॉपिक है, जो पशु का अनुकूलन है, एडेप्टेशन इन एनिमल है, वो वहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों को समझ में आ जाए। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो सकता है। बाकी हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनिंग आ गया फिर से, एक्सप्लेनिंग द फंक्शन ऑफ एडेप्टेटिव फीचर
ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल। नहीं, हम ऐसा नहीं कि पशु के जो अनुकूलन विशिष्टता के प्रकार्य हैं उनकी व्याख्यान करना शुरू कर देंगे, ये सबसे पहले नहीं होगा, ये तो बाहर हो गया। पशु के शारीरिक विशिष्टताओं और उनके आवास के बीच के संबंध से उनको उजागर करना, ये हम बाद में करेंगे, स्टार्टिंग में हम ऐसा नहीं करेंगे। इन इल्यूसिडेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल एंड देयर हैबिटेट, ये सारी चीज़ें बाद में होंगी। सबसे पहले तो बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही यहाँ पर हमारा पहला चरण जो है वो हो जाएगा। मुझे लगता है सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें।